अभी तक हम लोग करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ आ रहा है कि नहीं, ये पढ़ चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग को देखना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है जो कहाँ पे वैलिड है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा कि ओम्स लॉ समझ आ रहा है कि नहीं, या आगे पढ़ोगे V = IR, ये कहाँ वैलिड है? तो कहाँ वैलिड है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। उनका स्टेटमेंट है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ऐसे बोला आता है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन प्रेशर वाला को उतना जोर नहीं दिया आता है, कांस्टेंट टेम्परेचर ही। ओम क्या बोलते हैं कि अगर किसी मेटल वायर के या कंडक्टर के दो इंड पर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करिएगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगा ना वो प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो या तो बोलो कि करंट प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। ये समझ आ रहा है? तो अगर इसको तुम प्रोपोर्शनलिटी को खोलोगे तो यह बराबर होगा एक कांस्टेंट इनटू V के। अरे बोलो यार। या इसको तुम अगर प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ोगे और इक्वल करोगे तो यह बराबर होगा एक दूसरा कांस्टेंट, और बराबर होगा किसके? एक दूसरा कांस्टेंट इनटू I के। और ये वाला जो R है वो क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस कहलाता है। अरे इसका प्रोपोर्शनलिटी खोलोगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो रेसिस्टेंस कहलाता है, और इसका प्रोपोर्शनलिटी खोलोगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। अरे याद नहीं रखना है, इसी को ना उल्टा कर दोगे तो वो वाला चला आएगा। तो उसको सोचना नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है V = IR। यही वाला है ओम्स लॉ। समझ आ रहा है? जिसमें R क्या है? रेसिस्टेंस है, और ये वाला इंडिपेंडेंट होगा किसके? इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत लग रहा है? क्यों? क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अरे कभी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खोलोगे तो वो जो उसमें रहेगा उससे वो इंडिपेंडेंट रहेगा। F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 by R², तो जो आएगा कांस्टेंट, बोलो यार, वो वहां पर जो है उससे इंडिपेंडेंट है, तभी तो वो कांस्टेंट कहलाए। तो आप समझ रहे हो? हमको नहीं लग रहा है यहां तो कोई दिक्कत होना चाहिए। अब एक चीज और समझिएगा कि इसी को एक ढंग से और रिप्रेजेंट किया जाता है। तो J का वैल्यू जो हम आपको पहले नहीं बता दिए थे कि सिग्मा × E होता है। अरे बोलो यार, ये भी ओम्स लॉ ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्चुअली इसी से ये वाला चला था। हम तो आपको कल इसलिए बता दिए थे कि टारगेट पूछना है जी। तो क्या हुआ कि जैसे ही करंट डेंसिटी पढ़ाया गया तो वहां पर लिख दिया गया, तो इससे ये वाला डिराइव हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये भी क्या है? ओम्स लॉ है। क्योंकि बच्चा से जैसे ही बोलोगे ना कि ओम्स लॉ क्या है, तो ये वाला मुंह से निकलता है, ये वाला मुंह से नहीं निकलता है। इस चीज को आप समझिएगा। अरे बोलो यार। तो ओम्स लॉ को तीन ढंग से बोला जा सकता है, यहां समझना। पहला V = IR, इसी को ऐसे भी बोला जा सकता है। तो पहला ये बोला जा सकता है V = IR। दूसरा बोला जाएगा J = सिग्मा E, और तीसरा बोला जाएगा इसके भी हेल्प से कि रेसिस्टेंस जो है वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से इंडिपेंडेंट है। ये भी क्या है? ओम्स लॉ है। क्योंकि ये वाला भी यहीं से नहीं निकल के आया जी। तो ये समझ में आया कि या तो इस वे से आप बोलिए, या तो इस वे से बोलिए, या तो इस वे से बोलिए। आप एक तरह समझिएगा कि ओम्स लॉ बोल रहे हैं। इतना हम छेड़ कह रहे हैं इसलिए कि वो किसी भी स्टेटमेंट को दे सकता है। जैसे कि जनरली तुम पूछोगे J = सिग्मा E, ओम्स लॉ है कि नहीं, लगभग बच्चा बोलेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को आप समझिएगा कि ये ओम्स लॉ है क्योंकि यहीं से आया। बोलो यार। और सिग्मा भी जो होगा वो समझ में आ रहा है कि E और J से इंडिपेंडेंट होता है। सिग्मा भी जो है वो क्या होगा? E और J से इंडिपेंडेंट होता है। इससे तुरंत डिराइव हो जाता है। कुछ है ना, V के जगह पर V = IR है ना जी। तो यहां पर क्या किया था कि करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी को क्या लिखा जा सकता है? तो करंट डेंसिटी को लिखा जा सकता है I/A, और I के जगह पर V/R भी लिखा जा सकता है, और E को भी है जो कि V/लेंथ लिखा जा सकता है। उसको डील करिएगा तो चला है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो उतना सोचना नहीं है, ये दोनों एक ही है, ये ध्यान रखना इसलिए क्योंकि वो पूछ सकता है कि ओम्स लॉ, जैसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ, और उसके बाद 3 स्टेटमेंट सेट करेगा, ये वाला और एक जगह पर ये लिखे हुए रहेगा कि आर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, आई और भी से। समझ में आया कि ना, ऑल देगा तो ये समझ में आया कि तीनों सही है, बच्चा भी इक्वल टू आई आर मार देगा जो गलत हो जाएगा। तो बार बार हम इसीलिए बोल रहे हैं कि गलती नहीं हो। बोलो जी, ठीक है। इसको डिराइव किया जा सकता है इससे तुरंत 2-3 लाइन में, लेकिन उतना करना नहीं है, आपको याद रखना। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। ऐसे यूनिवर्सल लॉ नहीं लिखे हैं, बस खाली यूनिवर्सल लिख दिए। तो ये क्या बोल रहा है कि ओम्स लॉ जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है, कुछ पार्टिकुलर कंडीशन में एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही बोला गया कि यूनिवर्सल क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये सब कंडक्टर के द्वारा या सब डिवाइस के द्वारा फॉलो किया नहीं जाता। अगर सब डिवाइस फॉलो करता, सब कंडक्टर फॉलो करता, तब क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। तो ये ऐसे ही बोल दिया गया है। बाकी यहाँ पर आप जानते ही है पहले से कि कुछ ऐसा डिवाइस होता है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो उसको ओमिक डिवाइस बोलते हैं, और कुछ ऐसा डिवाइस होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, वो क्या होता है, नॉन ओमिक डिवाइस होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिएगा, अगर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा इसका मतलब V इक्वल टू आई आर को फॉलो करेगा। अरे बोलो यार, अगर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो V इक्वल टू आई आर को फॉलो करेगा। तो V इक्वल टू आई आर को अगर फॉलो करेगा तो ग्राफ बनाइएगा V इक्वल टू आई आर वाला में, तो यहाँ बाई पुट करिएगा और यहाँ पे क्या पुट करिएगा, x पुट करिएगा। बोलो यार, तो बाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया जी। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया, ये वाला अगर थीटा है तो स्लोप हो गया tan थीटा, और यहाँ से स्लोप कौन हो गया बताओ तो, r। अरे इसके जगह पर बाई पुट करोगे, इसके जगह पर तुम x पुट करोगे तो बाई इक्वल टू एम एक्स हुआ ना जी। तो यहाँ से स्लोप क्या है r, इधर से स्लोप क्या है tan थीटा, तो इसका मतलब वो दोनों बराबर है। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, अब क्या होता है समझना, इसी को ये बोल दिया जाता है ना कि ओमिक डिवाइस वो होगा जिसका ग्राफ V और I के बीच में स्ट्रेट लाइन होगा। तो बच्चा क्या होता है ना, V और I बोलना भूल जाता है, उसके दिमाग में बस यही रह जाता है कि ओमिक डिवाइस कौन है जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। ऐसा नहीं, समझ में आया कि नहीं? स्ट्रेट लाइन किसी के भी बीच में ग्राफ हो जाएगा तो वो ओमिक डिवाइस हो जाएगा। V और I के बीच में क्यों? क्योंकि हमको मेन मतलब है V इक्वल टू आई आर से, ग्राफ से नहीं मतलब है हमको। तो कभी ना कभी तुमको फंसाएगा, जैसे कि यहाँ V है, यहाँ 1/i है, तो अगर इसका तुम ओम्स लॉ से ग्राफ बनाओ तो क्या होगा, V इक्वल टू आई आर। अरे बोलो यार, तो इसके जगह पर पुट करोगे बाई और 1/i के जगह पर पुट करोगे x, तो i के जगह पर तो 1/x ना पुट हो जाएगा जी। अरे बोलो, तो ये समझ में आ रहा है कि बाई इक्वल टू 1/x टाइप का ग्राफ बनेगा। बोलो जी, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बताओ तो ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं? ये वाला कर रहा है, क्योंकि V इक्वल टू आई है। अरे बोलो यार, तो बच्चा को क्या होगा ना कि तुम ये ग्राफ देखो, बोलेगा कि ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं, सीधे बोल देगा नहीं। क्यों? तो उसके दिमाग में घुसा रहता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कब, जब V और I के बीच का कहानी हो। तो तुमको हम यही बोलेंगे कि ग्राफ को तुम याद नहीं करो, तुम सीधे याद रखना कि V इक्वल टू आई आर या J इक्वल टू सिग्मा E को जो फॉलो करेगा वो क्या होगा, ओमिक डिवाइस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो यार, जो इसको फॉलो करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो ओमिक डिवाइस होगा। ग्राफ याद नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसे करके पढ़ाया जाएगा तो दिमाग में सेट होता है स्ट्रेट लाइन। अरे बोलो यार, और हो सकता है कि ऐसे दे देगा, तीन हो गया, तुम इस पूछ के देखना कि इसे बोलेगा कि नहीं नहीं ये ओम्स लॉ नहीं है, क्या है उसके दिमाग में, क्या घुसा हुआ है, स्ट्रेट लाइन। वो V और I के बीच में, समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे V स्क्वायर और I के बीच में है तो आपको बोल देगा कि कोई ग्राफ दे करके कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन तुम देखोगे नहीं। इसका क्या हो जाएगा जी, तो हम लोग पढ़ते हैं V इक्वल टू आई आर। अरे बोलो यार, तो V स्क्वायर के जगह पर बाई पुट करते, तो इसका मतलब V के जगह पर क्या पुट करोगे, रूट बाई। अरे V स्क्वायर के जगह पर बाई पुट करोगे तो V के जगह पर रूट बाई यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा x r। ये समझ में आया? तो ये बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर कांस्टेंट। अरे बोलो यार,
तो ये ग्राफ बनेगा बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ना जी। तो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, इधर ना निगेटिव वाला नहीं दे रहे हैं, इधर वाला में दे रहे हैं, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये समझ में आया? हाँ, भी स्क्वायर और आई के बीच में ऐसा ग्राफ नहीं दिखाएगा, कुछ अलग ग्राफ दिखाएगा, तब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा रहेगा कि ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो स्ट्रेट लाइन तोता ऐसा रटते नहीं रहना, तुमको समझना है कि भी इक्वल टू आई आर, जो भी ग्राफ बताएगा चाहे जैसा भी शेप रहेगा तो वो वाला है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। बोलो यार, अगर इसमें बनाना था तो कैसे बनाते बताओ तो? अरे कभी भी कैसे बनाते हैं, तो जो इक्वेशन है उसको लिखोगे तो भी इक्वल टू आई आर होता है ना जी। तो आई स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करिएगा? अरे यहां पर रहता है, उसके जगह पर क्या पुट करते हो? बाई। तो आई स्क्वायर की जगह पर बाई पुट करोगे तो ये समझ में आया, आई की जगह पर हो जाएगा रूट बाई। बोलो यार, और कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और भी के जगह पर क्या पुट करोगे? एक्स, ये आर है, तो यहां से कितना आ गया देख लो। तो फिर से बाई का वैल्यू कितना हो गया, इसको इधर फेंकोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मतलब बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का। तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ तो? है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ऐसा ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? यहां पर भी स्क्वायर था जो कि बाई था, तो भी के जगह पर रूट बाई पुट किए थे, इसके जगह पर एक्स पुट किए थे, तो ग्राफ आया था ना बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का। यहां पर इसके जगह पर बाई करेंगे तो आई के जगह पर रूट बाई हो जाएगा। बोलो यार, और इसके जगह पर क्या पुट करेंगे? एक्स, तो फिर स्क्वायर किए तो वैसे नहीं हो गया बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टाइप का। तो ये समझ में आया कि ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। तो जो भी इक्वल टू आई आर बताएगा ग्राफ, तो उस टाइप का ग्राफ रहेगा, तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, या वो ओमिक डिवाइस होगा, चाहे ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो चाहे नहीं हो। हाँ, भी और आई रहेगा तब तो स्ट्रेट लाइन होना मस्ट है, क्योंकि वो उसके थ्रू यही वाला ग्राफ बनेगा जो ऑरिजिन से पास होगा। बोलो जी, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? चलो, नॉन ओमिक डिवाइस क्या है? जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब जिसमें भी प्रोपोर्शनल आई के नहीं होगा या भी इक्वल टू आई आर नहीं होगा। अरे बोलो यार, तो आई या भी है, तो यहां पर ग्राफ कैसा बनना चाहिए था? देखो पहले लिख दे रहे हैं तो, अरे यार, भी इक्वल टू आई आर ग्राफ बनना चाहिए। एक मिनट, भी इक्वल टू आई आर से ग्राफ बनना चाहिए था। बोलो, तो भी के जगह पर क्या हो जाता है? एक्स, और आई के जगह पर बाई और आर, तो ये हो गया ना बाई इक्वल टू एक्स बाई आर। तो बनना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन है? भी और आई और आई और भी। इसके केस में तुम याद रखोगे क्या स्ट्रेट लाइन है, बाकी किसी में रहेगा तो देख लेंगे वैसा है कि नहीं। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, तो हम बोलेंगे कि ये वाला क्या है? नॉन ओमिक डिवाइस। बोलो जी, नॉन ओमिक डिवाइस का कुछ एग्जांपल है जी। ट्रांजिस्टर में तो जो तुम पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर में जो तुम पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ते हो? ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, ये सब पढ़ते हो ना जी। डायोड जो रेक्टिफायर की तरह काम करता है, तो वो सब क्या होता है? नॉन ओमिक डिवाइस ही होता है। अरे बोलो यार, और गैस भी जो होता है, माने गैस में भी कभी करंट फ्लो करेगा तो वो क्या होगा? नॉन ओमिक में ही आएगा। ठीक है, तो कुछ मतलब है नहीं, बस ऐसे ही जान लेना है। तो ये समझ में आया कि ये वाला क्या है? नॉन ओमिक है कि ओमिक है? नॉन ओमिक। क्यों? क्योंकि भी और आई में स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, नहीं है तो ये नॉन ओमिक हो गया। बाकी कोई दूसरा रहता तो पहले पता करते कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन देख करके सीधे नहीं बोलते। समझ में आया? बोलो जी। चलो, अब इसमें दो ढंग का रेसिस्टेंस डिफाइन किया जाता है। ओमिक डिवाइस में एक ही टाइप से दोनों टाइप का रेसिस्टेंस हो जाएगा। जैसे कि रेसिस्टेंस तो भी बटा आई, तो भी बटा आई लिखो, चाहे डेल्टा भी बाई डेल्टा आई लिखो। समझ आ रहा है कि नहीं? एक ही वैल्यू आता है। किसके लिए? ओमिक डिवाइस के लिए। और नॉन ओमिक के लिए भी बटा आई लिखो या डेल्टा भी बाई डेल्टा आई लिखो, वो अलग अलग होता है। पूरा क्लियर होगा? तो स्टैटिक रेसिस्टेंस क्या बोला गया ना कि भी बटा आई। क्यों पड़ा नाम समझो। यहाँ स्टैटिक, ठहरा हुआ वाला, माने करंट ठहरल होगा, ये नहीं बोला जा रहा है। मतलब इसमें चेंज के हिसाब से नहीं करना है आपको। बोलो यार, तो इस जगह पर कुछ ना कुछ भी का वैल्यू होगा। अरे बोलो यार,
इस जगह पर कुछ ना कुछ क्या होगा, आई का वैल्यू होगा। तो स्टैटिक रेसिस्टेंस कैसे डिफाइन होगा, तो V बटा आई से। जो भी यहां पर V होगा, जो भी यहां पर आई होगा, उसके हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो जी, क्या दिक्कत लग रहा है? और अगर जो डायनेमिक रेसिस्टेंस चाहिए, मतलब चेंज होता हुआ वाला में, तो उस केस में क्या करेंगे कि डेल्टा V बाई डेल्टा आई से कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो या dV बाई डी आई से कैलकुलेट करेंगे। तो dV बाई डी आई यहां कैसे कैलकुलेट होगा बताओ तो, समझ ना। डी आई बाई dV इस ग्राफ का क्या होगा, उल्लू हो क्या, बोलते रहो। ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो डी आई बाई dV इस ग्राफ का स्लोप होगा, और हमको क्या निकालना है, dV बाई डी आई। तो ये समझ में आया कि किसके बराबर होगा, 1/tan थीटा के। रट नहीं जाना, हो सकता है वहां V और I देगा यहाँ पे। अरे बोलो यार, अब क्लियर होगा। डायनेमिक का मतलब ही होता है कि जो मोशन में है, जहां चेंज हो रहा है, इसलिए इसको डेल्टा V बाई डेल्टा आई से डिफाइन किया गया, या dV बाई डी आई से। ये डिफिनीशन ये फिक्स है। अब वो tan थीटा हो कि 1/tan थीटा होगा या कुछ होगा, वो तो डिपेंड करता है कि यहाँ क्या दिया। ये समझ में आ रहा है? 1/tan थीटा नहीं रखोगे, ये तो पते ना होना चाहिए जी। अरे R का वैल्यू तो V बाई आर बोलते हैं ना जी। तो अगर चेंज होता रहेगा तो dV बाई R का वैल्यू V बटा आई बोलते हैं, उल्टा बोल देते कुछ क्या है। R का वैल्यू V बटा आई होता है, तो एक और हम इसको बोल सकते हैं कैसे, तो dV बाई डी आई। बोलो यार, तो डायनेमिक में ऐसा होगा और स्टैटिक में ऐसा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और नॉन ओमिक डिवाइस में ये दोनों लगभग जगह पर अलग अलग होता है, लेकिन ओमिक डिवाइस रहेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? ओमिक डिवाइस में स्टैटिक रेसिस्टेंस और डायनेमिक रेसिस्टेंस दोनों क्या होता है, बराबर होता है हमेशा। और नॉन ओमिक में हम ये नहीं बोल रहे कि बराबर नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन बराबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। 99.9% केस में बराबर नहीं होगा। अरे क्लियर हुआ? ये दोनों में कैसे कंफ्यूज नहीं हो गए कि ये स्टैटिक वाला है और ये डायनेमिक। चेंज वाला कहां फील होता है तुमको, डायनेमिक में कि स्टैटिक में? डायनेमिक में। तो देखो चेंज वाला लगल है। अरे बोलो यार, स्टैटिक में रुका हुआ वाला टाइप का बने, चेंज वाला नहीं है, ऐसा समझो। करंट में रुकल होगा उसमें। तो हम बात बता रहे हैं, कोई दिक्कत लग रहा है? और ये नहीं रखना, बार बार बोल रहे 1/tan थीटा या tan थीटा या क्या होगा, वो नहीं रखना। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ V देता, यहाँ I देता, तो स्लोप होता dV बाई डी आई, और डायनेमिक रेसिस्टेंस भी है dV बाई डी आई, तो डायरेक्ट वो लिखा था। तो इसको नहीं रखना, इसको खाली ध्यान रखना है, कुछ है नहीं, ध्यान रखना है तुमको। बोलो यार, अब इसमें हम क्या क्वेश्चन करवाएं तुमको? I दे देगा, R दे देगा, तब भी पूछ सकता है। तो ये सब हम क्या करवाएं इसमें? इसलिए इसको छोड़ दिए हैं, क्योंकि हम लोग तो अच्छा क्वेश्चन न करेंगे आगे सर्किट वाला में। इसलिए V = IR पर हम क्या क्वेश्चन करवाएं, इसलिए छोड़ दिए, उसको नहीं करवाएं। अच्छा ये चीज देखना, आपको इसमें बताना है कि कहां पर डायनेमिक रेसिस्टेंस या डायनेमिक रेसिस्टिविटी, चलो रेसिस्टेंस से भी देखते हैं। डायनेमिक रेसिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है। तो पहले सोचो तुम, डायनेमिक रेसिस्टेंस, इसका मतलब तुमको dV बाई डी आई कैलकुलेट करने बोल रहा है। इस ग्राफ में dV बाई डी आई क्या है, स्लोप है। इसका मतलब जहां स्लोप नेगेटिव होगा वहां पर dV बाई डी आई निगेटिव होगा। इसका मतलब डायनेमिक रेसिस्टेंस निगेटिव होगा। बोलो यार, तो कहां पर स्लोप तुमको नेगेटिव दिख रहा है बताओ तुम? तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ नेगेटिव दिख रहा होगा। यहाँ पर तो पॉजिटिव है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो टाइप का है, पॉजिटिव टाइप का है, यही ना नेगेटिव है स्लोप। कोई दिक्कत लग रहा है? तो समझ गए होंगे। अच्छा एक चीज समझना, यहाँ I देता, यहाँ V देता, तब भी
स्लोप जो होता है वो डी आई बाई डी भी होता है। अरे यहां पर आई देता, यहां भी देता, तब स्लोप क्या होता? डी आई बाई डी भी होता। इसको हम लिख सकते थे ना 1/dv बाई डी आई, तो फिर से होता 1 स्लोप। तो फिर से कहता कि निगेटिव चाहिए डायनेमिक रेसिस्टेंस, तो फिर से स्लोप निगेटिव होना चाहिए था। तो फिर से समझ में आ रहा है कि यही वाला पॉइंट होता, यहाँ भी आई दे चाहे आई भी दे, निगेटिव वाला के लिए यही वाला हो जाएगा। अरे बोलो यार, ये वाला समझ में आया तुमको? और नहीं समझ में आया फिर ग्राफ में प्रॉब्लम है, जाके ग्राफ देखो। क्लियर हुआ? इसमें बहुत माथबा में टेंशन नहीं ले लेना है, समझ में आ रहा है? खाली डिफिनेशन तुम जानना। अगर स्लोप स्लोप का बात करेगा, स्लोप का बात नहीं करेगा, वो पूछेगा कहाँ निगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ पर है जो कि चेंज नहीं हो रहा है। तुमको समझ जाना है कि इसका वैल्यू जो देगा वही बताएगा। समझ में आया? और क्वेश्चन क्या पूछ सकता था कि जब पोटेंशियल इतना से पोटेंशियल डिफरेंस इतना से इतना हुआ, जब पोटेंशियल डिफरेंस इतना से इतना हुआ तो करंट इतना से इतना हो गया। बताओ तो उसमें क्या पूछेगा? स्टैटिक वाला पूछेगा कि डायनेमिक वाला पूछेगा? डायनेमिक वाला पूछेगा। ये समझ में आ रहा है ना जी? तो बस तुम समझ गए। चलो अब यहां देखो रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस किसी मेटल का या वायर का कैसे कैलकुलेट होता है? तो फॉर्मूला है R = ρ × L/A, जहां रो इसका रेसिस्टिविटी है, L है जो इसका लेंथ है। लेंथ कैसे पता चलेगा? जिधर करंट फ्लो करेगा। और एरिया कैसे पता चलेगा? तो जिधर फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर में तुम डालना। इसका जरूरत पड़ेगा, बहुत जगह पर क्या होता है एरिया पता नहीं चलता, इसलिए बोल रहे हैं लेंथ मतलब जिधर करंट फ्लो करेगा। बोलो यार। और एरिया जिधर फ्लो कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर में तुम डालोगे जो वाला सरफेस होती है। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा पहले ये समझ लेते हैं फिजिकली, हालांकि पिछले क्लास में भी बोले हैं, मेरे पीछे भी बोले हैं क्या कि रेसिस्टेंस क्यों होता है? तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, तो एक दूसरे से कोलाइड ना करता है, तो जो फील्ड क्रिएट करने के बाद उधर जाना चाहेगा तो उसको शांति से जाने देगा? उससे आकर के कोई रैंडमली टकराते भी रहेगा तो क्या होगा कि उसके मूव करने में बाधा क्रिएट होगा। मैंने समझ जाना क्या कि रेसिस्टेंस हो रहा है। रेसिस्टेंस का मतलब है क्या हुआ? अपोज करना। अरे बोलो यार। तो फिजिकली वो हम बताएं आपको, समझना जी। पिछले बार ये बोल चुके हैं हम कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका स्पीड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है। और जब स्पीड बढ़ेगा, हम कंडक्टर का बात कर रहे हैं, जब स्पीड बढ़ेगा तो ज्यादा टकराएगा, और जब ज्यादा टकराएगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या जाता है? फ्रीक्वेंट कोलिजन। लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में फ्रीक्वेंट कोलिजन नहीं देगा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर उसमें ऑप्शन देगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाता है तो वो सही होगा। अरे टेम्परेचर बढ़ाए तो एनर्जी ना बढ़ा तो उसका स्पीड बढ़ा जी। तो हो सकता है कि तुम वहां पर बैठोगे तो दिमाग में रहेगा कि रेसिस्टेंस मैंने फ्रीक्वेंट कोलिजन सबसे सही वही है। बोलो यार। लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिखा तो उसका वो दूसरा सहारा लेगा एनर्जी के तरफ से। तो होता क्या है ना कि बच्चा ब्लैंक कर जाता है एक देखेगा तो, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस का मतलब दिमाग में क्या घुसल रहेगा कि इंटरनल कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का, और वहां पर देखेगा कि कोलिजन का चर्चा नहीं किया तो ब्लैंक कर जाएगा। तो ये चीज समझना कि वो स्पीड बढ़ा है क्यों? टेम्परेचर आप बढ़ाएं तो उसका एनर्जी बढ़ गया। अरे किसी भी गैस मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन के लिए VRMS का वैल्यू होगा ना जी, कितना? √3RT/m। तो हो गया कि नहीं? अरे बोलो यार। अच्छा एक बात तुमको समझ में आ रहा है कि अगर रिलैक्सेशन टाइम को अगर टेम्परेचर से रिलेट करेगा तो कैसे करेगा? रिलैक्सेशन टाइम किसके बराबर होता है? तो जो दूरी होता है मीन फ्री पाथ λ/VRMS। VRMS अपने आप में छुपैले है √3RT/m को। तो ये समझ में आ रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा √T के। ऐसा हम लोग पढ़ते थे ना, λ/VRMS।
तो ये हो जाएगा लैम्डा VRMS है कितना √3 RT बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर। बोलो यार, गैस वाला में यहाँ गैस का मॉलिक्यूल हो जाता था। तो ये समझ में आया कि लैम्डा बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, मतलब 1/√T, जहाँ T क्या है टेम्परेचर। ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है जी। तो सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल तो क्या है कि बताया जाएगा ऐसे डील करना है तो करना है। थ्योरेटिकल में आप पढ़ के कुछ और जाइएगा, ऑप्शन कुछ और सेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में ऐसे नहीं करता है सेट, वो तो टाइम बताया हुआ है, चाहे आप जैसे बनाइए पहुंचिएगा तो वहीं पढ़ना जी, समझ आ रहा। लेकिन थ्योरेटिकल में क्या होता है कि आप गए हैं रेसिस्टेंस पढ़ के, ड्यू टू इंटरनल कोलिजन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ जाएगा। अब वहां पर कोलिजन का चर्चा नहीं किया, एनर्जी का चर्चा किया। ये समझ में आ रहा है आपको। चलो ऐसा ही एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और भी हो सकता है, सुन लो खाली। जैसे कि अगर आप करंट के बारे में सोचिए तो आई का वैल्यू होता है वे ना, बोलो यार। तो वी जो होगा वो तो बहुत कम होता है, माइक्रोमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड। अरे वो माइक्रो से मिली के बीच में होगा, हो सकता है 2-4 मिलीमीटर, ये भी बहुत कम ना है जी। तो आई का अगर देखो मैथमेटिकली तो आई का वैल्यू होता है वे ना, तो वी बहुत कम है, नहीं है कम। और ई का तो कम होने का लिमिट ही नहीं है, 10⁻⁻19 है। और उसके बाद कौन बच गया उसमें, एन और ए। और एरिया भी जो होता है, वायर बहुत पतला ना होता है जी, उसका भी कितना होगा एरिया, तो 0.0004 मीटर स्क्वायर, इतना कम है। तो समझ में आया आपको कि आई इक्वल टू वेना में भी बहुत कम है। बोलो यार, माने भी हो गया एक तरह समझ लो कि 10⁻3 -4 -6, चलो 10⁻4 के रेंज में हम मान लेते हैं। बोलो जी, वो अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। ज्यादा अच्छा कंडक्टर है तो भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। एक बात बोल रहे, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर। याद रखिएगा सबसे अच्छा सिल्वर होता है। सिल्वर का तार नहीं बनाया जाता है कि चुराइए लेगा, लोग काटिए लेगा, इसलिए समझ में आ रहा, महंगा नहीं हो जाता है। छोड़ो उसको। तो भी जो हो गया 10⁻⁻4 के आसपास का, ई जो हो गया 10⁻⁻19 के आसपास का, तो 10⁻⁻23 तो अब ये हो चुका है। बोलो यार, उसके बाद उसमें बचा हुआ है एन और ए। तो एरिया भी वायर का कितना होता है, इतना मोटा वायर देखते हो तुम, बहुत कम, माने वो भी समझो कि 10⁻³ मीटर स्क्वायर के आसपास का। तो कितना हो गया पावर में बताओ तो, 10⁻⁻25 के आसपास हो गया। अब उसमें केवल n को मल्टीप्लाई करना है। और करंट हम लोग नहीं पढ़ते हैं जनरली 1 एम्पियर 2 एम्पियर, अरे ये सब में भी तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर होता है। तो कहना हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि बात निकल गया इसलिए बोल रहे हैं कि आई का वैल्यू वेना, तो ये बहुत कम, ये बहुत कम, ये बहुत कम, 10⁻25 10⁻26 के जोन में होगा। अरे बोलो यार। और ये वाला आपको कितना मिलता है, नियरली 1 एम्पियर 2 एम्पियर। हम ही नहीं बोल रहे कि मिली एम्पियर में नहीं होता, लेकिन जनरली देखा जाता है ना जो 1 एम्पियर 2 एम्पियर। तो ये समझ में आ रहा है कि मैथमेटिकली इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा बताओ, एन। तब तो ये तुमको समझ में आ गया होगा कि एन जो होता है 10⁻26 10⁻+27 इस जोन में रहता होगा। बोलो यार। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंट है जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलता है या सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर। बोलो यार। और ये सब है जो कि बहुत कम होता है किसी मेटल में। तो बताओ कि किस कारण से। तो ये समझ में आया कि कंडक्टर में एन का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। बोलो यार। सेमी कंडक्टर का लोचा समझे क्या होता है, उसमें VD कम, ई का वैल्यू भी कम, ए का वैल्यू भी कम और एन भी कम। इस कारण से उसमें बहुत बहुत कम करंट होता है इसके रिस्पेक्ट में। तो सेमीकंडक्टर में जो जनरली करंट बहता है ना, वो माइक्रो एम्पियर में बहता है, नैनो एम्पियर में बहता है जनरली। अरे बोलो यार। कंडक्टर में थोड़ा अच्छा खासा बहता है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इसके हेल्प से मैं एक चीज और आपके दिमाग में डालना चाह रहे थे कि जो n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, उसका रेंज होता है 10⁻26 10⁻27, माने इस रेंज में। अब
8 दे देगा तो नहीं मारोगे, मारोगे 10⁻25 दे देगा तो नहीं मारोगे, मारोगे। मैंने हम ये बता रहे हैं कि ऑप्शन सेट करेगा उसमें तो पूछ सकता है क्या कि किसके बराबर है, तो 10⁻⁻⁴ 10⁻+4 10⁻+10 10⁻+20, तो इसमें कौन मराएगा +20 वाला। तो वो कॉमन सेंस होना चाहिए आपको। बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? वो थ्योरेटिकल में कैसे पूछ सकता है, तो बस खाली एक बात हम बताएं, बाकी हम लोग को यहाँ पर स्टार्ट करना था। तो ये समझ आया कि रेसिस्टेंस होता है इंटरनल कोलिजन का, वो थ्योरेटिकल चलिए, बाकी न्यूमेरिकल के लिए आर का वैल्यू किसके बराबर होता है, रो इनटू एल बाई ए के बराबर होता है। एल कैसे पता करेंगे, जिधर करंट बहेगा, और एरिया जिधर करंट बहेगा वहां परपेंडिकुलर डालिएगा तो एरिया बताएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाइएगा, जब ए कांस्टेंट रहेगा। आपको यही पढ़ना, लेवल 1 में ए कांस्टेंट ही पढ़ाते हैं, ठीक है। ए जब वैरी करने लगता है वो हम दिखाते हैं, तो वो आपको नहीं पढ़ना, उसमें इंटीग्रेट होकर के बनता होगा, तो वो लेवल 1 में नहीं बताते। खैर छोड़ो, ये ध्यान रखना, हो सकता है यूनिट टू यूनिट पूछ सकता है। साला इतना थ्योरी पूछने लगा है, इस कारण से ये सब लिख दे रहे हैं कि ये जो क्या है, ये जो मोहब्बत है, ऐसा नहीं, ये क्या है, ये जो रेसिस्टिविटी है उसका यूनिट क्या होगा। तो एगो तो आप ऐसे बता सकते हैं कि मीटर स्क्वायर है, मीटर है तो कट के मीटर होगा, आइए इधर जाएगा तो ओम है, आइए इधर होगा तो ओम मीटर हो जाएगा, या इसी को साइमंस बोला जाता है। समझ आ रहा है ना, साइमन कमीशन नाम सुने होंगे। छोड़ो, अभी दूसरा चीज पढ़ना है। तो ये समझ आया कि रो का यूनिट साइमंस भी होता है। बोलो यार, इसको क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि तो ऐसे पकड़ा जाएगा नहीं। अरे बोलो, और ये भी याद रखना कि कंडक्टेंस होता है 1/r, तो r का ओम होता है, तो वो तो पर ओम बोल सकते हैं, या उसको महो बोला जाता है। बोलो जी, अरे ऐसे ओम होता है ना जी, तो उसको उल्टा कर दिया गया। सब जगह ऐसा होता है, ये सब नहीं होता है, सब जगह ये सब नहीं करने लगना जी। मीटर METER पर पावर -1 तब बदल गया, ऐसे नहीं होता। समझ रहा है कि नहीं, यहाँ पर हो गया कि OHM होता है ना, तो पर ओम को ऐसा एक दे दिया गया, तो कुछ सूझ नहीं रहा था वहां पर किसी को, तो क्या है कि बोल दिया गया कि चलो ऐसा कर देते हैं। ये नहीं कि कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं है, पावर -1 तो इनवर्स हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो इस चीज को आप समझिएगा। अरे ऐसे नौटंकी है। चलो अब यहाँ देखते हैं, एक क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड दिया, क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है, ठीक है, क्यूब भी हो सकता था। तो एक क्यूबॉइड है जिसमें आपको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में, मतलब करंट वैसे बहेगा। तो ये समझ में आया कि जब करंट ऐसे बहेगा तब जो एरिया होगा वो वाला ये होगा। बोलो जी, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो, यहाँ एरिया सब जगह कांस्टेंट ना होगा, तो रो इनटू एल कितना हो गया ए, अब बाई एरिया कितना हो गया, एरिया ये वाला ना, ये बी इंटू सी ना होगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तुम काहे हंस रहे हो, समझ रहे। खैर छोड़ो, अब हमको रेसिस्टेंस निकालना डी और ई के बीच में, जिसके बीच में निकालना रहेगा उधर से करंट जाएगा, तो करंट ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, समझ में आया। तो ये वाला हो गया एल, बताओ तो कौन हो गया एल, सी, बोलो यार। और ऐसे गया तो ये वाला होगा एरिया, या ये वाला एरिया होगा। ये समझ में आया कि इस केस में ये वाला हो जाएगा एरिया, तो वो समझना है आपको। तो कितना होगा बताओ तो, रो इनटू एल कौन हो गया यहाँ, सी बाई एरिया कौन हो गया ये वाला, तो ये कितना हो गया, तो ये वाला तो हो गया बी और ये वाला हो गया ए। ये समझ में आया कि ये ए बी हो गया। बोलो यार, तो रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, पहले हम ये बात क्लियर कर देना चाह रहे हैं। ओम सलाम ने बताया, और रेसिस्टेंस करंट पर भी नहीं डिपेंड करता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आप अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, उस पर डिपेंड कर जाता है। हम क्या बोले, रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, वो तो शुरुआती कहानी वहीं से हुआ है कि डिपेंड नहीं करता है। अरे बोलो यार,
लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का क्या ओरिएंटेशन है, मैंने आप कैसे लगाना चाहते हैं उस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। देखो ना, तुम इधर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, करंट ऐसे बहा तो अलग रेसिस्टेंस दिया, और अगर जो तुम ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो करंट ऐसे बहेगा तो अलग रेसिस्टेंस है जो कि वो प्रोड्यूस करेगा, या इसका रेसिस्टेंस अलग बिहेव करेगा इधर वाले के केस में और इधर वाले के केस में अलग अलग ना बिहेव करेगा जी। हम क्या बोल रहे हैं फिर से एक बार, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस के ओरिएंटेशन पर करता है। इसलिए देखो यहां लिख दिए कि रेसिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ओरिएंटेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ रहा है। अब बाकी तो ये ऐसे लिखा गया है कि रो रेसिस्टिविटी ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है। 2 kg का लो चाहे 5 kg का लो चाहे 1000 kg का लो, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। सेम मटेरियल है तो रो वही होगा, लेकिन रेसिस्टेंस बॉडी पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर सेम मटेरियल का भी सब है तो रो तो सेम हो जाएगा, लेकिन एल और ए अलग अलग होगा तो वो अलग अलग होगा कि नहीं होगा। ये डिट्टो कैसा है, ये चीज सुनो तुम जब पढ़ोगे या पढ़ते हो जो भी बोलो, रेडियो एक्टिविटी तो -dN/dt ये बराबर होता है लैम्डा इंटू एन के। तो लैम्डा जो है वो केवल एलिमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन लैम्डा इंटू एन तो वो सैंपल पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सैंपल में एन ज्यादा रहेगा तो लैम्डा एन ज्यादा होगा। समझ में आया क्या बोले? ठीक उसी ढंग से यहां भी रो किस पर डिपेंड करेगा, बॉडी पर, मटेरियल पर। बोलो यार। और रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो कॉमन सेंस की बात है कि एल और ए पर डिपेंड करेगा तो बॉडी पर डिपेंड करेगा। ये एक जगह का नहीं है, 50 जगह का बात है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पकड़ लिए हैं या इस पर चिपक गए हैं, क्योंकि यहां सिखाएंगे तो जहां जहां आगे होगा तो खाली बोल करके निकल जाएंगे, या नहीं भी बोलेंगे तुम पकड़ लोगे। जैसे स्पेसिफिक हीट मटेरियल का प्रॉपर्टी, लेकिन हीट कैपेसिटी जो बराबर होता है m इंटू एस के, तो मास आन आ गया जी। तो ये समझ में आया कि वो क्या हो गया, बॉडी पर डिपेंड करने लगा, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करने लगा। बोलो यार। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का प्रॉपर्टी, बोलो जी। लेकिन कैपेसिटेंस तो ये तो सेट साइज ऑब्जेक्ट सब पर डिपेंड करने लगता है जी। अरे बोलो यार। तो उसी सेंस में हम बताना चाह रहे हैं कि मान लो पूछ देगा कि कौन है जो कि बॉडी पर डिपेंड कर रहा है या ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है, तो उसमें रेसिस्टेंस होगा, रो होगा क्या, रो मटेरियल पर ना कर रहा है यार। बॉडी का मतलब हो गया क्या कि अगर एक ही मटेरियल है फिर भी अलग अलग बॉडी तो अलग अलग हो जाना चाहिए, तब ना बोलेंगे कि बॉडी पर डिपेंड करेगा। समझ में आया? आई होप क्लियर होगा। एग्जाम्पल ही इसीलिए दिया गया कि ये तो तुमको सिखाया जाए कि करंट बहता ऐसे तो लेंथ किधर लेते हैं और एरिया उसके परपेंडिकुलर लेते हैं। करंट बहेगा ऐसे तो लेंथ ऐसे लेंगे और एरिया उसके परपेंडिकुलर लेंगे। और करंट का डायरेक्शन किधर लेंगे तो जिसके अबाउट कहेगा निकालने के लिए, इसका मतलब उधर से होकर के उधर जाएगा। बोलो यार। जैसे कि ए बी कहा था, ए से होकर बी की तरफ जाएगा। डीई के अक्रॉस कहा आपको निकालने के लिए रेसिस्टेंस, तो डी से होकर के ई जाएगा, तो उससे पकड़ा जाएगा ना कि कौन लेंथ होगा और कौन क्या होगा, एरिया होगा। बहुत तरह के दिमाग में क्या रहता है ना, लेंथ बड़े रहेगा, ऐसा नहीं है। अरे बोलो यार। वो ऐसे गया तो ये लेंथ है, ये एरिया ऐसे गया, देख रहे हो लेंथ बात तो छोटे वाला ने पार्ट को लिए, तो वो सब कुछ कंसेप्ट नहीं है कि लेंथ बड़ा होता है ये छोटा होता है। वो तो बोला जाता है, बच्चा सिखाया जाता है कि रेक्टेंगल है बेटा, तो जो बड़ा होगा लेंथ होगा, छोटा होगा वो क्या होगा, ब्रेड तो होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, देख लो छोटा सा। अच्छा एक चीज समझना, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है एल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। मिसकंसेप्शन कब जनरेट होगा कि जब आपको पढ़ाएंगे ना कि इलोंगेशन करते हैं या कंप्रेशन करते हैं, तब रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के। समझ में आया कि नहीं? और वही वाला पढ़ाया जाता है हीट कर करके
यहाँ हीट नहीं ना किया जाता है जी, तो बच्चा के दिमागे में सेट हो जाता है क्या कि रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। समझ में आया कि वो गलत है? जब तक इलोंगेशन या कंप्रेशन या रिफॉर्मेशन नहीं दे दे तब तक रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के ही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के ही। ये समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर क्या R इक्वल टू रो इंटू एल बाई है, खाली बोलता है कि देखो ऐसा है, हीट करके नहीं बताता, वहां हीट करके बताता था, बच्चों के दिमागों में सेट हो जाता। बोलो यार। तो ये ध्यान रखना कि नहीं कुछ चर्चा करेगा, बोलेगा रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल है एल के 1 बाई एल के एल स्क्वायर के 1 बाई एल स्क्वायर के, क्या बोलोगे? एल के। जो अच्छा बच्चा होगा ना वही इसमें गलती कर देता है, जो बेवकूफ है उसको तो पता नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि डायरेक्ट यहाँ देखेगा तो गलती से सही यहाँ मारा जाएगा उससे। लेकिन जो होशियार है वो ज्यादा होशियार हो जाता है, उसके दिमाग में आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले ले स्क्वायर घूमता रहे, हम तो पढ़ ले रहे। तो इस चीज को हम समझा रहे हैं कि गलती नहीं हो आपसे, ये वाला मेन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो एक स्पेशल केस में होता है प्रोपोर्शनल स्क्वायर। बोलो यार। नहीं कुछ बोलेगा तो कौन मानोगे? तब ये वाला कंडीशन मानोगे। ये समझ में आ रहा है ना जी? तो छोटा छोटा चीज है वो गलती नहीं होना चाहिए। क्या दिया हुआ देखिए यहाँ, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर इफ इट्स रेडियस इंक्रीजेस टू डबल ऑफ ओरिजिनल रेडियस। लेंथ के बारे में बात नहीं किया तो नहीं मानेंगे। अरे बोलो यार। ई बोल रहा था कि इलोंगेट करके ये किया गया, कंप्रेस करके ये किया गया, तब अलग होगा। लेकिन जब तक वैसा नहीं बोला जाएगा आपको इसी से चलना है। समझ में आ रहा है? तो आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? रो इंटू एल बाई ए। तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया थी, कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। आपको एरिया के बारे में नहीं बोला, रेडियस के बारे में बोला है, इसको खींच करके ले जाइएगा तो हो जाएगा कितना? पाई आर स्क्वायर। तो ये भी कैंसिल, मैंने काट दिया उसको, कैंसिल नहीं हुआ, काट दिया उसको तो कुछ वो कांस्टेंट आ गया। तो अब ये क्या बोल रहा है कि आर को क्या किया गया? डबल। तो ये डबल होगा, तो ये समझ में आया कि ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ डबल होगा तो डबल का स्क्वायर इतना हुआ ना जी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको परसेंटेज चेंज का बात करेगा तो फाइनल कितना होगा? तो शुरू में अगर तुम आर मान लो तो फाइनल R/4 ना होगा जी। तो ये होगा R/4 माइनस इनिशियल R बाई R इंटू 100। बोलो यार। तो यहां से कितना हो जाएगा देख लो, -75%। समझ आ रहा है कि नहीं? तो माइनस क्या बता रहा है कि घट गया कितना से? 75% से। अब यहाँ नहीं समझ में आएगा, समझाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये तो परसेंटेज वाला में नहीं बताया जाता है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या इसमें? क्या दिक्कत लग रहा है? कोई ऐसा बोल सकता था कि पहले 8 था, अब बाद में हो गया R/4, तो 1/4 हो गया। तो अब ऐसी बात है कि 25% बचा, 75% घट गए, डायरेक्टली बोल सकता था। बोलो यार। चलो ये क्या दिया हुआ देखो तो, इफ साइड लेंथ ऑफ ए क्यूब इंक्रीजेज बाय 3% साइड लेंथ, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस अबाउट अपोजिट फेस ऑफ क्यूब। माने क्यूब होगा तो अपोजिट फेस के अबाउट कर रहा है, उसको क्या निकालने के लिए? रेसिस्टेंस। और परसेंटेज चेंज करेगा लेकिन लिखे हुए फॉर्मूला रेसिस्टेंस का ही। तो ये समझ में आया कि R का वैल्यू कितना लिखा है? रो इनटू एल। तो एल तो क्यूब में यही हो जाएगा और एरिया तो क्यूब में यही हो जाएगा। ये समझ में आया? अरे बोलो। अब परसेंटेज के बात करता है कांस्टेंट को काट नहीं देते हैं। तो ये समझ में आया कि ये वाला, ये तो अपने से कटा है इसे। तो ये समझ में आया कि ये हो गया 1/a। बोलो यार। और चूंकि परसेंटेज चेंज कम कर, बोलो यार, तो डायरेक्ट पकड़ लेंगे ना कि ये 3% है तो ऊपर भी जाएगा तो 3% ही रहेगा। और अगर ये वाला इंक्रीज किया है तो ये वाला डिक्रीज करेगा। ये सब चल रहा है, एरर में बताया जाता है। ये परसेंटेज वाला में बताया था उससे। बोलो जी। तो इसमें आपको पता चल गया कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बताओ तो, कि रेसिस्टेंस क्या होगा? 3% से क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। अरे R का वैल्यू है रो इंटू एल बाई ए। तो क्यूब है तो एल और विड्थ और हाइट सब क्या ना होगा जी? तो ये समझ में आ रहा होगा आपको? बोलो जी।
तो ये कट गया, तो ऐसा हो गया, ये 3% से बढ़ा तो ये 3% से घट गया होगा। क्यों? क्योंकि 5% से कम है। हाँ, ये बोलता कि साइड लेंथ को 25% से बढ़ा दिया है, तब एरर वाला नहीं लगाते। बोलो यार, तो ये क्लियर होगा, कोई दिक्कत है? अब यहां समझना, हम आशा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आए। अभी तक आप लोगों में पूछा नहीं है, आईआईटी वगैरह में यूज किया उसका, पहले समझना। तो आगे आपको पढ़ना है, जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया जाता है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया जाता है। तो उससे पढ़ाया जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी का, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी का मैग्नेटिक मोमेंट को डिवाइड करिएगा उसके एंगुलर मोमेंटम से, मतलब m/l, तो वो बराबर होता है q/2m के। शेप क्या है, साइज क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो बताने के बाद उठा करके आपने पूछा। अरे बोलो यार। अब डायरेक्ट उठा करके ये भी पूछ सकता है। फिर से वो वाला हम बोल रहे हैं, चूंकि टारगेट में उससे, अदरवाइज तो क्या होता है कि वहां पढ़ाया जाता है, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में जब पढ़ाया जाता है ना मैग्नेटिक मोमेंट, तब उसका चर्चा किया था कि मैग्नेटिक मोमेंट, लिख देते हैं यहां पर कुछ टारगेट में होता है, मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम, ये किसके बराबर होता है, q/2m के, जहां m होता है बॉडी का मास और q उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तब होता है, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तभी नहीं होगा। अब बाद में पता चलता है कि ये m पर लगता है कि डिपेंड कर रहा है, डिपेंड करता नहीं। एक्चुअली ये जो आप पढ़ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, यहाँ भी ना m होगा जी, तो ये m से m कैंसिल हो जाता है, वो खैर वहां देखेंगे। अभी आपको ये समझना है कि ये किसके लिए वैलिड है, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, किसी भी शेप के लिए, किसी भी शेप के लिए, समझ में आया? तो वहां पर यही बेनिफिट इसका उठाया जाता है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट के अगर निकालने के लिए किसी दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए, रिंग वाला तो कैसे निकालोगे तब आ जाएगा, अब डिस्क में कहेगा तो इंटीग्रेट होकर के निकलेगा। अरे बोलो यार, सॉलिड स्फीयर में कहेगा तो आओ माथा पेची है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना इंटीग्रेशन के। तो जो बच्चा नहीं भी जान रहा है वो भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो पता ही ना रहता है जी, I/ω मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा हुआ था रोटेशन में। सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 m², हॉलो स्फीयर है तो 2/3 m²। अरे बोलो यार, डिस्क है तो m²/2 m²/4, जैसे वो ओरिएंटेशन है। तो क्या होता है कि ये निकालना बड़ा आसान होता है, इसको इधर फेंक के मल्टीप्लाई करिए तो m तुरंत निकाल लेता, अदरवाइज m निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत जगह पर। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, समझ में आया कि नहीं? तो इसका बेनिफिट क्या है, डायरेक्ट पूछा उन दोनों में रिलेशन तो तुरंत बता दोगे जो कि पूछा, या मैग्नेटिक मोमेंट पूछा किसी चार्ज बॉडी का, तो फिक्स है कि यूनिफॉर्म में आपको जाएगा पहला लेवल। तो आपको समझ जाना है कि मैग्नेटिक मोमेंट जब भी पूछे ना चार्ज बॉडी का, तो एक तरीका होता है इंटीग्रेट वाला, तो वो तो आपको करना नहीं है। तो एक तरीका क्या होता है कि एल को इधर फेंक करके डील करेंगे तो तुरंत चलाएगा, और एल तो तुरंत निकल जाता है जी, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकल जाएगा। समझ में आया? ठीक उसी टाइप का एकदम वैसा ही स्टैंडर्ड रिजल्ट ये वाला है जो पढ़ाया आपको जनरली नहीं जाता है, शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे। रीजन क्योंकि ये पूछा नहीं, लेकिन पूछबे करेगा। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि किसी भी बॉडी के रेसिस्टेंस को और उसके कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करिएगा तो बराबर होगा ρ × ε0 के। हाँ, अगर मीडियम डाला हुआ रहेगा, अगर डायरेक्टली कांस्टेंट देगा तो आप तो समझिएगा उसके बगल में क्या होगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो यार। तो इसका क्या बेनिफिट है कि एक तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि रेसिस्टेंस को कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर, करंट पर, वोल्टेज पर, मीडियम पर, बताओ तो। हाँ, तो चार्ज वोल्टेज सब कुछ नहीं ना है जी, तो ये वाला समझना है कि एप्सिलॉन है तो मीडियम पर डिपेंड करता है। आई रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, रो क्या है, रेसिस्टिविटी। अरे बोलो यार, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। दूसरा एकदम अल्टीमेट क्वेश्चन क्या होगा समझना कि
इस स्फेयर के अंदर पर +q चार्ज दे दिया गया, ठीक है, और इस स्फेयर के अंदर में मतलब इस स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पर क्यू चार्ज दिया गया और इस पर कितना दिया गया -q। वो तो बताए हैं ना कि वो पर +q -q दोगे तो कहीं पर भी रखोगे तो इंडक्शन ऐसा होगा कि q है जो कि इसके आउटर सरफेस पर हो जाएगा, ये वाला इसके इनर सरफेस पर। अरे बताए थे ना जी कैपेसिटर में। तो इसके बीच में अगर हवा रहता तो चार्ज लीक करता क्या? नहीं ना करता, नहीं। तो कैपेसिटर में हम लोग पढ़े हैं उसका कैपेसिटेंस, बोलो यार कितना होता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 * r2 / r2 - r1। अब क्या बोला है कि इसके बीच में मटेरियल भर दिया गया तो क्या होगा कि चार्ज लीक होगा या फ्लो करेगा, तो करंट बहेगा कि नहीं बहेगा। तो इसमें पूछ सकता है कि इसके और इसके बीच में रेसिस्टेंस कितना है। समझ आया? अब प्रॉब्लम क्या होगा ये समझना कि करंट तो ऐसे बह रहा है, तो ऐसे बह रहा है तो इसके परपेंडिकुलर में ना तुम डालोगे सरफेस से, तो ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा दूर पर जाओगे तो इतना बड़ा होगा स्फीयर। अरे करंट निकल रहा ऐसे 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 सब तरफ। अरे बोलो यार, तो एरिया भी डालोगे तो ऐसा ऐसा ना डालोगे जी। ये समझ में आ रहा है कि इसमें एरिया जो होगा वो एक स्फेरिकल रूप में होगा। नहीं पता चल रहा है? फुटबॉल से कुछ निकल रहा है सब तरफ, तो सब जगह पर परपेंडिकुलर डालो तो। अरे मानो ना कि फुटबॉल से ढेर सारा तीर निकला हुआ है परपेंडिकुलर में, तो तुम सब जगह पर परपेंडिकुलर डालोगे तो नहीं वो मिलेगा तुमको स्फेरिकल सेल। और ये तो वही होगा एरिया। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर यहां से यहां जाओगे तो एरिया कांस्टेंट होगा कि बदलता हुआ होगा? बोलो यार, बदलेगा। ये बात समझ में आया आपको? और जब एरिया बदलेगा तो r = ρ × L/A में तुम डायरेक्ट एरिया को पुट कर दोगे, वो इंटीग्रेट हो बनेगा। तो ये समझ में आ गया हो कि एक तरीका तो इंटीग्रेशन से ही होगा। अरे बोलो यार, वो करना तुमको नहीं है, हम जान के खाली ऐसे कर देंगे ताकि दोनों रिजल्ट सेम तुमको दिखाया जा सके। और एक तरीका क्या है कि हमको r निकालना है और c पता है, तो r × c में c जैसे मारेंगे तो r बाहर फेंक देगा वो। तो ये बिना इंटीग्रेशन ने आपको निकाल कर रख दिया। तो ये सवाल आएगा तो बड़ा स्टैंडर्ड सवाल होगा। पहला बार में तो आपको डायरेक्ट पूछना चाहिए। बोलो यार, तो बताओ तो रेसिस्टेंस इसका कितना होगा? तो R हमको कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा ρ ε0 c का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में 4 पाई ε0 r1 * r2 r2 - r1। इसको ऐसे कर देंगे। बोलो यार, तो यही वाला क्या हो जाएगा ρ r2 - r1 4 पाई r1 * r2। हम ये रेसिस्टेंस है, समझ रहे, रेडियस नहीं, ये समझ में आया कितना होगा। और ऐसे कोई बनाता बच्चा तो उसको इंटीग्रेट करना था, तो इंटीग्रेशन में यही होता ना कि कुछ दूर चलता पहले स्मॉल r रेडियस पर और उसके बाद dr पर करंट को बहाता, तो क्या हो जाता कि r का वैल्यू हो जाता ρ * dr चलता तो लेंथ हो जाता dr और एरिया हो जाता कितना, तो 4 पाई r²। तो ρ * छोटा सा लेंथ में चला बटा एरिया इतना। तो ये वाला हो गया उसका रेसिस्टेंस। अब वैसा ही बनेगा तो सब सीरीज में हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर r1 से r2 तक होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ρ/4 पाई, ये खाली ऐसे कर रहे हैं कि तुमको पता चला कि दोनों तरफ से क्या आता है। ρ/4 पाई बाहर निकल गया, इसका हो जाएगा -1/r इंटीग्रेशन 1/r का -1/r²। तो कर लोगे तो ऐसा हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि ρ/4 पाई और इसको पुट करो, माइनस लगा के इसको पुट करो, पहले से माइनस है तो एक तरह से इससे हो जाएगा। अरे बोलो यार, यही है, देखो यहाँ पर से तुम कर देना तो हो जाएगा r2 - r1/4 पाई r1 * r2। तो इतना नौटंकी ना करना पड़ा जी। अब ऐसे क्या है कि डायरेक्ट हो गया। अरे बोलो जी, तो ये बेनिफिशियल है 3-4 तरफ से। पहला तो टाइम तुम्हारा बचा देगा, दूसरा गलती होने का चांस भी कम रहेगा, तीसरा ये याद रखोगे तो हो सकता है डायरेक्ट ये रिजल्ट पूछ दे।
अरे बोलो जी। आइए किसके लिए वैलिड है? स्फेरिकल के लिए कि सिलिंड्रिकल के लिए? सब के लिए। ये बात समझ में आ रहा है? इसीलिए तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो पूछना करेगा, जब भी पूछे, लेकिन पूछेगा। क्लियर हुआ? तो तुमको ना एरिया बदलने वाला नहीं देता, समझ आ रहा है कि नहीं? तो डायरेक्ट एरिया बदलने वाला नहीं देगा, तो लगा दोगे तो बन जाएगा। बोलो यार। लेकिन एरिया बदलने वाला देगा भी, तो हमको लग रहा है दुइया केस दे सकता है। पहला लेवल है, या तो वो स्फीयर वाला दे देगा, या तो क्या करेगा कि सिलेंडर वाला देगा। सिलेंडर के कैपेसिटेंस में तुम जान रहे हो, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे, आर से कितना होगा तो उधर फेंकोगे, चलेगा। अच्छा ये समझ में आया क्या? अगर इस मीडियम का रो के अलावा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी देता तो यहाँ पर के से मल्टीप्लाई कर देते। ये आपको पता चल रहा होगा। बोलो जी, क्लियर है ना? चलो अब पढ़ना है हम लोग को क्या, कि किसी मेटल वायर को आप इलोंगेट करते हैं खींच के या कंप्रेस करते हैं। इसका कहानी समझना, ये एक जगह का नहीं है, कई एक जगह का बात है। कभी भी किसी को आप खींच करके लंबा करिएगा तो भारी हो जाएगा, मास उतनी रहेगा। ये बात समझ में आया? कंप्रेस करिएगा तो भारी हो जाएगा ना, डेंसिटी भले चेंज हो सकता है। अरे बोलो यार, छोड़ो उसको, अभी तो हम लोग को डेंसिटी भी नहीं चेंज करना। अभी क्या है कि खींच के लंबा किया गया या कंप्रेस किया गया, तो ये समझ में आ रहा है कि मास होगा उसका जो कांस्टेंट होगा। अरे बोलो यार, अब मास कांस्टेंट रहेगा, अभी तत्काल एज्यूम ये करना कि डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अरे बोलो यार, तो वॉल्यूम हो गया मास बटा डेंसिटी, तो ये दोनों कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। समझ में आया? इतना नहीं सोचना है, आपको दिमागे में रखना है क्या, कि कभी भी इलोंगेशन या कंप्रेशन करता है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मास कांस्टेंट तो हर केस में, वॉल्यूम कांस्टेंट 100% सही नहीं है, क्योंकि अगर जो रो वेरी कर गया, फ्लूइड में पढ़ना है ये सब कि रो वेरी कर जाता है मान लो, तो वॉल्यूम भी चेंज कर जाएगा। लेकिन 99.9% में, मतलब क्या समझे कि फ्लूइड और प्रॉपर्टी द मटेरियल को छोड़ करके बाकी सब जगह पर कभी भी बोलेगा कि इलोंगेट किया गया, कंप्रेस किया गया या पिघला करके नया शेप दिया गया, तो उसमें आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट मानना है। डायरेक्ट मास से हो करके नहीं जाना है, डायरेक्ट याद रखना है। बोलो यार। तो अब से पहले ये सुनिएगा यार कि इलोंगेट किया, कंप्रेस किया, रिफॉर्म किया, पिघला उगला करके, दिमाग में पहला चीज क्या हिट करेगा? ये समझ में आया? ये एक चैप्टर का नहीं बता रहे, सब जगह पर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में खाली थोड़ा सा ये ध्यान रखा था कि वहां रो भी चेंज हो सकता है। अरे बोलो यार, तो उसको छोड़ करके बाकी सब जगह पर आप समझ जाएगा कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब सुनिएगा, तो आर का वैल्यू हम लोग पढ़े रो इनटू एल बाई ए, तो अगर खींचोगे तो लेंथ तो चेंज होगा, और जैसे जैसे ये लंबा होगा तो एरिया भी कम होगा। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा अभी भी, तो इसको जान करके ऐसे किया जाता है कि इसको एल से और एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वॉल्यूम ना बन गया जी। तो अब खींचिएगा तो रो चेंज करेगा क्या? नहीं। और भी चेंज करेगा क्या? नहीं। तब ये समझ में आया कि आर प्रोपोर्शनल हो गया एल स्क्वायर। या इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, तो ये वाला फिर से बन गया भी। तो अब फिर से आप खींचिएगा या कंप्रेस करिएगा, तो ये चेंज होगा क्या? ये चेंज होगा क्या? केवल एरिया चेंज होगा। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ए स्क्वायर की। तो ये सब कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट रटे हुए रहना है कि इलोंगेशन, कंप्रेशन या रिफॉर्मेशन के केस में रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर। बोलो यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a स्क्वायर के, ऐसा नहीं बोल देना, कोई एक चीज ना बोलोगे, या तो प्रोपोर्शनल है 1/a स्क्वायर के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a स्क्वायर के। बोलो यार, तो कभी ऐसे फंसा सकता है तुमको ऑप्शन। इसको पढ़ने के बाद ये दिमाग में नहीं घुस जाना चाहिए कि रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर के, जब तक कि इलोंगेशन, कंप्रेशन ये सब नहीं दे दे तब तक। समझ में आया? वहां डायरेक्ट पूछेगा तुमसे कि रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल है, तो वो जान के पूछ रहा है, वो अच्छा बच्चा को फंसाने के लिए पूछ रहा है, क्योंकि अब के बाद तो यही ना तुम्हारा यूज होगा जी इलोंगेशन कंप्रेशन में।
और उसका कहीं यूज नहीं होगा, रेयर केस में क्या जगह पर यूज होगा, तो तुम्हारे दिमाग में यह घुस जाएगा। तो जैसे पूछेगा तो बोलोगे मैं होशियार हूँ और उसके बाद मार दोगे। ये समझ में आया कि क्या गलती होगा? ये वाला कब यूज करें? जब इलॉन्गेशन कंप्रेशन या रिफॉर्मेशन का बात होगा तो बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है? अदरवाइज उधर से होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है कि a wire of resistance 4 ohm is stretched to twice of its original length। एक दिया हुआ बाई ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। जान से ऐसा लिखे एक के जगह पर ना कि तुमसे गलती नहीं हो। वो कब होगा? जब तुमको पहले से दिखाए हुए रहेंगे। तो ये समझ आ रहा है कि ये क्या दिया है? देखो तो स्ट्रेच, इसका मतलब क्या होगा? तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि R प्रोपोर्शनल होगा L स्क्वायर के भी और 1/a स्क्वायर के। तो किसको लिखेंगे यहाँ? L स्क्वायर के, क्योंकि डाटा दिया है लेंथ के टर्म में। तो क्या बोल रहा है कि पहले के रिस्पेक्ट में उसका जो लेंथ है वो डबल हो गया। तो ये डबल ना हो गया जी? ये समझ में आया कि ये हो गया 4 टाइम्स। तो पहले कितना था? 4 था, अब बाद में 4 टाइम्स हो गया। तो कितना हो गया बताओ तो? आर फाइनल कितना हो गया? तो 4 × 4 तो 16। कोई दिक्कत लग रहा है? और दूसरा केस में समझना क्या दिया हुआ? कह रहा है कि स्ट्रेच किया गया और ओरिजिनल लेंथ के डबल से बढ़ा दिया बाई ट्वाइस। समझ में आया? तो अब पहले के रिस्पेक्ट में फाइनली 3 गुना लेंथ है। अरे पहले L था और 2L से बढ़ा दिया। वो तुम ICSE वाले CBSE वाले, हम तुमको इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो इंग्लिश नहीं सिखा रहे हैं, एक्चुअली गलती से गलती हो जाता है उसको हम बता रहे हैं। एक जगह नहीं कई बात कि दिया है 2 ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसका क्या मतलब हो गया कि फाइनली वही हो गया। अब बाई दिया मैंने इतना से हुआ है, पहले के बारे में सोचो। यहाँ पर थोड़ा सा गलती होगा ना, एकदम ऑप्शन धरा रहेगा। गलती है ऑप्शन में बढ़ा करके हो सकता है लिखेगा, ऐसा नहीं है, प्रिंटिंग बराबर करता है। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर फिर से आप ऐसे सोचिएगा तो ये चीज हिट करना चाहिए आपको कि डबल से बढ़ाया है। अब पहले था ओरिजिनल वाला, तो पहले L था, 2L से बढ़ गया तो 3L ना हो गया। तो ये समझ में आया कि ये 3 टाइम्स ना हो गया। यहाँ निकला था 3 टाइम्स, तो इसी में फंसाएगा वो। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स। बोलो यार। तो अब R फाइनल कितना होगा? तो इनिशियल वाला इनटू जितना टाइम्स हुआ। ये तो पढ़ा चुके हैं ना जी सर? बोलो यार। ये बताया गया पहले आपको कि जितना टाइम्स होगा उसको इनिशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब फाइनल वाला आ जाएगा। बोलो यार। तो ऐसे ही बनाना है। और एक मेथड है कि दिमाग कम काम करे, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल है L स्क्वायर के, तो R1/R2 ये बराबर होगा L1² L2²। अरे बोलो यार। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? बोर्ड में बच्चा ऐसे बनाएगा। तो R1 हो गया 4 और R2 हमको कैलकुलेट करना है। तो L1 मान लेते हैं शुरू में L1 ही था, ठीक है, और L2 तो बाद में डबल ना कर दिया है, तो ये हो गया 2L1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4/R2, लेकिन कंपटीशन में इरिटेटिंग हो जाएगा। तो R2 का वैल्यू कितना हो गया? इसको इधर किए तो 16, तो 16 ओम हो गया। वैसे इसको भी कर लीजिएगा, लेकिन ये समझ में आया कि कंपटीशन में ऐसे नहीं करना है। कंपटीशन में ऐसे ही सोच करके बता देना। बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है? ये 2 और बाई का हम यहाँ के लिए केवल नहीं बता रहे, 50 जगह चलेगा। समझ में आया? चलो अब ये देखना क्या लिखा हुआ। 2 डिफरेंट वायर हैविंग सेम मटेरियल। देखो कि यहाँ पर स्ट्रेच नौटंकी सब कुछ किया है क्या? नहीं। तो ये समझ में आया कि स्ट्रेचिंग का केस नहीं होगा। स्ट्रेचिंग समझ आ रहा है, कंप्रेसिंग, रिफॉर्मेशन जो भी होगा वो सब रहेगा तो वो बोल देगा। बोलो यार। अभी नहीं बोलने लगना कि आप तो लिखाया था इलोंगेशन, यहाँ दे दिया स्ट्रेचिंग, तो अलग हो गया। तो समझ में आ रहा है ना, वो बोला गया सेल समझना है। तो अगर जो 2 वायर है अलग अलग जिसका रेसिस्टिविटी क्या है? सेम है। बोलो यार। तो
रेसिस्टेंस जो होगा ना वो एल स्क्वायर बाई एम या एम बाई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अरे कुछ नहीं, आर इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए से ही निकल गया है वो वाला। बोलो यार, अरे इसी से निकल गया। तुम ऐसे याद रखना कि अगर अलग अलग भी है मास का चर्चा करेगा। अरे बोलो, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन अभी लगता है आपने नहीं दिया, समझ आ रहा है कि नहीं? अभी तक क्या हुआ है कि इलोंगेट कंप्रेस करेगा या स्ट्रेच करेगा तो इससे डील हो जाएगा। ये वाला इलोंगेशन कंप्रेशन का है, इसके बगल में लिखा है तो नहीं समझ लेना, वो जान के मुझसे लिखे ताकि एक जगह पर दिखाया जा सके इसके बगल में इसको कि ये इलोंगेशन कंप्रेशन करना है, लेकिन दो अलग अलग वायर है। ये समझ में आ रहा है कि इलोंगेशन कंप्रेशन में दोनों केस में एक के वायर रहता है, उसी को ना खींच दियो। अरे बोलो यार, तो ये वाला जो कि दो अलग अलग वायर है जिसका मास भी अलग होगा, लेंथ भी अलग होगा। अरे बोलो यार, और रेसिस्टिविटी क्या किया गया? सेम माना गया। देखो यहाँ लिख दिया सेम मटेरियल, रेसिस्टिविटी सेम हो गया तो आर ऐसे वेरी करता है, वो ध्यान रखना। याद रखना भी बड़ा आसान है, इलोंगेशन वाला जो होता है वही होता है, बस इलोंगेशन वाला प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तो आर प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर के, तो नीचे खाली है तो वहां एम रख देना। और एरिया वाला केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के जी, जहां खाली रहेगा वहां रख देना। ऐसा सोच करके रखते हैं, इसलिए इसके बगल में यही लिखा है। ये बात समझ आ रहा है कि रियलिटी में इसको स्ट्रेचिंग की जगह पर नहीं लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था इसके जगह पर। अरे बोलो यार, लेकिन लिखा इसलिए गया ना कि तुमको देखने से हैबिट लग जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेचिंग का केस नहीं है, समझ में आ रहा है? क्योंकि स्ट्रेचिंग का केस रहेगा तो मास सेम में रहेगा, तब भी तुम लगा सकते हो। देखो ना, अगर स्ट्रेचिंग का भी तुम लोगे तो मास सेम रहेगा कि हट गया था प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, लेकिन ये है ना स्ट्रेचिंग वाला। बोलो यार, तो आया है इससे, लेकिन तुम इससे यहीं पहुंचते पहुंचते बिहान कर दोगे तो सवाल परसों बनेगा। अब बनाना है उसी समय, तो इसको याद रखिएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो वायर है जिसका लेंथ का रेशियो इतना और मास का रेशियो इतना। बोलो यार, मास का रेशियो बोलेगा या वॉल्यूम का रेशियो बोलेगा एक के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि सेम मटेरियल दिया तो रो भी कांस्टेंट, जहां रो रेसिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, और सेम मटेरियल दिया तो डेंसिटी भी कांस्टेंट। अरे बोलो यार, तो क्या होगा बताओ? तो रेसिस्टेंस का रेशियो आपको निकालना, तो आपको डाटा दिया हुआ है लेंथ का और मास का, तो इसको पकड़ेंगे। तो ये समझ में आया कि लेंथ का रेशियो जो होगा उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, तो 3/5 हो जाएगा 9/25। बोलो यार, और मास में इन्वर्सली ना है जी, तो R1/R2 में मास वाला का जो देगा उसको उल्टा करके करेंगे। ये 16/9, हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए, तो 16:25 लिख के बताएं क्या? कुछ नहीं है, देखो ना, R1/R2 करोगे तो यहां से रेशियो लोगे तो हो जाएगा L1 स्क्वायर बाई M1 बटा L2 स्क्वायर बाई M2, तो करोगे तो वैसे चला आएगा, वो तुम समझ रहे होगे। तो वो क्वेश्चन आएगा तो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा आपके लेवल में। क्वेश्चन तो कोई अच्छा नहीं, लेकिन यूजुअली बात बोल रहे। बोलो यार, कोई दिक्कत? तो रेसिस्टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार थोड़ा सा हम बोल देते हैं। ये पढ़े कि सबसे पहले आर का वैल्यू रो इनटू एल बाई ए होता है, जिधर करंट बहता है उधर एल होता है, और उसके परपेंडिकुलर में डालते हैं तो ये हमको दिखता है। बोलो यार, रेसिस्टेंस करंट पोटेंशियल डिफरेंस इस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कनेक्ट किए हैं, या करंट ऐसे बह रहा है कि ऐसे बह रहा है, उसके हाँ ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, उस पर नहीं डिपेंड करता है। समझ में आया? उस पर मतलब क्या समझे? पोटेंशियल डिफरेंस पर, करंट पर नहीं डिपेंड करता है, उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। अरे बोलो यार, वो भी अच्छा क्वेश्चन होगा। और ये बताएं, घूम गए साला, ये बताएं कि जब तक नहीं बोले इलोंगेशन कंप्रेशन, तब तक उसको इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं मानना है, तो आर प्रोपोर्शनल होगा किसके? एल के ही होगा। बोलो यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए के। कंप्रेशन वाला बोल देगा तो केवल वही हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के। दो डिफरेंट वायर भी रहेगा, मास उसमें अलग दे दिया,
खाली मटेरियल सेम है, अब ये वाला यूज करेंगे। बोलो यार, ये तो एकदम नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम दिली इच्छा है कि आ जाए, क्योंकि आएगा तो जरूरी कभी ना कभी। ये वाला पूछ रहे हैं ना जी, इसका दो बेनिफिट है, डायरेक्ट पूछा भी तो यूज हो गया, और एप्लीकेशन भी पूछेगा तो यूज हो जाएगा। इसको दिमाग में ऐसे डालते हैं कि जिसका कैपेसिटेंस जानते हैं, समझो कि उसका रेसिस्टेंस जानते हैं, ऐसे करके दिमाग में सेट करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर इसका आ जाएगा तो या तो इंटीग्रेट करके बनाएगा तो टाइम लगेगा ना जी, या फिर डायरेक्ट कर देगा। अरे बोलो यार, तो इस ढंग का भी क्वेश्चन पूछना चाहिए, या डायरेक्ट पहले ये भी पूछ सकता है। बोलो यार, चलो अब थोड़ा सा देख लो, हो गया। अब क्या पढ़ना है हम लोग को कि टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों पर, मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेसिस्टिविटी पर या रेसिस्टेंस पर या कंडक्टिविटी पर भी, ठीक है। तो रेसिस्टेंस पर या रेसिस्टिविटी पर एक टाइप का इफेक्ट होगा, तो दोनों एक टाइप का है, R=12 बोलो यार। और कंडक्टिविटी पर जैसा इस पर होगा उसका उल्टा होगा। तो ये तो हम लोग थ्योरेटिकली याद कर ले रहेंगे पहले कि कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रो बढ़ता है या रेसिस्टेंस बढ़ता है ड्यू टू इंटरनल कोलिजन, बता चुके हैं। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, नॉन कंडक्टर में उल्टा, बोलो यार। तो सबसे मेन फॉर्मूला इसका ये वाला होता है, dr=r∝dt। ये मेन है, ये डिफरेंशियल फॉर्मेट है। अल्फा यही से डिफाइन किया गया। अल्फा का वैल्यू कितना होगा बताओ तो, dr/r और dt। तो क्या पढ़ेंगे अल्फा को कि अल्फा क्या है, उसका नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, नहीं इसको बोलना चाहिए थर्मल, चलो ठीक है रहने दो, यही बोलो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस हो गया। या ऐसा भी बोला जाता है, अरे ठीक है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस मतलब ये क्या ना हो गया, अरे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी या थर्मल कोएफिशिएंट, थर्मल का मतलब भी टेम्परेचर हीटर टाइप का हो गया, वो समझ रहे होंगे। तो डिफिनीशन पता चल रहा है कैसे लिखाएगा अल्फा का, कि इसको इधर फेंकोगे तो हो जाएगा क्या कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस या किसके बराबर है, तो चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट रेसिस्टेंस। नहीं समझ आया? अरे यही पर खाली ऐसे लिख देते हैं, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा dr/r/dt। इसको रेट ऑफ से स्टार्ट करोगे, रेट ऑफ में नीचे में dt होता तो t टाइम वाला होता है, या टेम्परेचर वाला नहीं। तो इसको क्या बोलोगे अल्फा को, चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट रेसिस्टेंस। अरे बोलो यार, अरे नौटंकी है। बस ये वाला तुम याद रखना कि dr का वैल्यू कितना हो गया r∝dt। अब इसका यूज तुमको कम करना है, ठीक है। ऐसे हम लिख दिए हैं कि अगर अल्फा वैरी करता हुआ देगा, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता हुआ देगा, जो अभी तक तो नहीं पूछा, अगर अल्फा वैरी करता हुआ देगा तो dr को इधर कर देते हैं, सॉरी r को इधर कर देते हैं, तो एक तरफ हो गया ना r वाला जी, और अल्फा dt इधर रह जाएगा, और अल्फा टेम्परेचर पर डिपेंड करता रहेगा। जैसे बोल दिया अल्फा वैरी कर रहा है 2t से, तो इस समय है कि यहाँ 2t पुट करोगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर दोगे, t1 टेम्परेचर पर r1 माना गया रेसिस्टेंस, t2 टेम्परेचर पर r2 माना गया। बोलो यार, अच्छा ये समझ में आ रहा है कि r को जब तक तुम इधर नहीं करोगे इंटीग्रेट नहीं होगा, क्योंकि r भी इधर डिपेंड करेगा किसी पर, मतलब वैरी करेगा, और अल्फा भी वैरी करेगा, तो उलझा ना कर देगा जी। वो इतना नहीं सोचना है, बस ये रख ले रहना है सबसे पहले कि dr का वैल्यू किसके बराबर होता है, r∝dt के बराबर होता है, ठीक है। अब वहां से आपको तीन तरफ किधर किधर जाता हुआ दिमाग में पहले से सेट रहना चाहिए। तो अगर वैरी करेगा तो इसको इधर करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, एक जगह नहीं 5 जगह ये काम देगा। जैसे जब हीट में पढ़ोगे तो dl का वैल्यू होता है l∝dt, dA का वैल्यू होता है a∝ dt, तो उसमें भी वही है कि अगर अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो इधर से प्रोसीड करेंगे, और अगर वेरिएबल है तो वैसे इधर फेंक कर कर करके इंटीग्रेट किया था। तो एक जगह के लिए पढ़िए नहीं रहे, 4 जगह के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें से कभी भी ऐसा नहीं आया है, लेकिन
नहीं आएगा इसका गारंटी थोड़ा ही, बस खाली अगर सुना दिया गया। मेन रूप से आपको ध्यान रखना है इस केस को और इस केस को समझना, क्योंकि इससे जितना परसेंट है पूछने का चांस, इससे भी उतने परसेंट है पूछने का चांस। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या अगर रेसिस्टेंस में चेंज जो हो रहा है वो ओरिजिनल रेसिस्टेंस से बहुत कम है, बोलो यार, या अल्फा डी टी का वैल्यू या अल्फा डेल्टा टी का वैल्यू 1 से बहुत कम, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया? जो 100% करेक्ट नहीं है लेकिन इसी को लगाएंगे, क्योंकि यही रिजल्ट देगा, उसी से आपका ऑप्शन आएगा। बोलो यार, अब बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा। और अगर जो रेसिस्टेंस में चेंज हुआ वो इनिशियल रेसिस्टेंस से बहुत कम नहीं, माने 10% से ज्यादा हो गया, तब ये लगाएंगे। हम बोलना चाह रहे हैं कि ये वाला नहीं लगाएंगे। 100% करेक्ट कौन है पहले बताओ? ये वाला है जो कि करेक्ट है 100%, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये नहीं सोचना कि काहे नहीं हम बार बार इसी को लगाएंगे, इतना लेंदिया कर देगा। अगर इधर से बनने वाला रहेगा ना, तुम लगा दिए ये तो इतना लेंदिया कर देगा कि नाके मुंगली घुसेता रह जाओगे। तो इस चीज को आप समझिएगा। उसमें भी क्या ठंडा का मौसम है। फिर से तुमको सिखाना नहीं है, रटवाना है कि कैसे दिमाग में घुसा है कि सवाल बन जाए, याद रहेगा, तुरंत बन जाएगा, मुस्कुराते हुए निकल जाओगे। जो समझा हुआ हम समझ रहे हैं, फिर भी हम यह सोच के बनाएंगे, तो वही बात तुमको डायरेक्ट बता रहे हैं। क्या चेंज जो है वो ओरिजिनल से बहुत कम है, या अल्फा डेल्टा टी 1 से बहुत कम है, मतलब 10% से कम, तब आप इसको यूज करिएगा। तो ये के बारे में आपको बता देगा, ठीक है। और अगर चेंज 10% से ज्यादा या अल्फा डेल्टा टी 1 से बहुत कम नहीं है, मतलब इसमें भी 10% मानो, माने 0.1 से ज्यादा, अल्फा डेल्टा टी क्या है 0.1 से ज्यादा, बोलो यार, तो ये वाला फॉर्मूला लगाए, ठीक है। और बाकी एग्जांपल देंगे, अपने क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा आता है जी, R2 इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2, जहां R2 है T2 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस, R0 है 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस। बहुत कम ऐसा फॉर्मूला है जिसमें टेम्परेचर रेसिस्टेंस में रहता है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रहता है, जनरली केल्विन में ही रहता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है डिग्री सेल्सियस में। क्लियर हुआ? एक जगह पर और है जब आइस जमता है तब, खैर छोड़ो उसको। तो ये समझना है आपको कि R2 क्या है, तो T2 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस, R1 क्या है T1 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस, और R0 क्या है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस। इसको यूज करोगे तो कोई 0 डिग्री या जिसका कंसेप्ट नहीं है। फाइनली जिस पर पूछेगा वो बराबर होगा इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा, जिस पर पूछेगा उसका टेम्परेचर माइनस जिस पर दिया हुआ उसका टेम्परेचर। अरे वैसे नहीं याद रखते हैं, आर फाइनल का वैल्यू आर इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी याद रखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ये समझ में आ रहा है कि जिसके रेसिस्टेंस को फाइनल मानोगे उसके टेम्परेचरों को फाइनली मानना पड़ेगा, बोलो यार। और बाकी एग्जाम्पल से गुजरोगे तो क्लियर होगा। उसके पहले हम थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। याद रखिएगा कि कंडक्टर में, जनरली कंडक्टर में जो रेसिस्टेंस वैरी करता है ना, या रेसिस्टिविटी जो वैरी करता है टेम्परेचर के हिसाब से, तो उसमें ग्राफ ऐसे बनता है। मतलब ये समझ में आया कि कम टेम्परेचर पर, ये केल्विन में है तो कम टेम्परेचर पर, मतलब समझो कि 50 केल्विन, 100 केल्विन, 100 केल्विन मैंने समझ रहे हो -173 डिग्री सेल्सियस, कम ना है जी। तो कम टेम्परेचर पर लीनियर नहीं होता है, अरे बोलो यार। और फिर जब रूम टेम्परेचर के आसपास में जब आने लगता है ना, तब क्या होता है कि लीनियर होता है। जनरली बच्चा पढ़ता है लीनियर वाला, हम भी बताए थे ना आपको कि रेसिस्टेंस जो कंडक्टर का वैरी करता है वो लीनियरली करता है, बोलो यार। तो एक्चुअली इसी का बताया जाता है, लेकिन अगर
पूछ दिया कि एट वेरी लो टेम्परेचर, तो ये समझ में आया कि वो लीनियरली वेरी नहीं करता। बोलो यार। और यह किसके लिए हो गया? कंडक्टर के लिए। एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत कम तेजी से वेरी करता है, समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन बढ़ता है, देख लो यहाँ पर जनरली बढ़ता है। तो एलॉय वाला भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़बे करेगा। एलॉय में समझ लो ना कि 2-3 मेटल का मिक्सचर, तो जनरली बढ़बे करेगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। मेटल वाला थोड़ा तेजी से बढ़ता है। बोलो यार, दिमागवा नहीं लगाना है, समझ लेना है कि कंडक्टर में ग्राफ ऐसा होता है जिसमें कि शुरू में लीनियर नहीं होता है और बाद में लीनियर होता है, फिर बाद में कुछ और होता होगा। रूम टेम्परेचर के जोन में यही सब होता है, ठीक है। और एलॉय के केस में स्लोली बढ़ता है, ये समझना है, ठीक है। और ये वाला किसके केस में है? सेमीकंडक्टर के केस में। तो सेमीकंडक्टर में तुमको पहले बता दिए थे, नहीं बताए? ये सब सेमीकंडक्टर के लिए है, नहीं खाली ग्राफ तीनों का दिखा दिया एक जगह पर। तो सेमीकंडक्टर में समझ में आया कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। बोलो यार, तो ये वाला समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये खाली इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना, जो तुमको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, तुम आर को हटा करके रो लगा दो तो वही हो जाएगा, इसलिए रो वाला लिखे नहीं है, समझ में आया? लेकिन सिग्मा वाला में ये ध्यान रखना ना कि जहां जहां पर तुमको प्लस दिख रहा है वहां पर खाली माइनस कर देना। अरे ये जितना भी फॉर्मूला तुम पढ़े हो, किसके लिए पढ़े हो? रेसिस्टेंस के लिए या रेसिस्टिविटी के लिए? जैसे रो2 का वैल्यू कितना होगा? तो रो0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2। रो1 का वैल्यू कितना होगा? तो रो0 इंटू 1 प्लस अल्फा T1। रो2 बाई रो1, तो ऐसे करके होगा। बोलो यार, रो फाइनल इसी कंडीशन में किसके बराबर होगा? रो इनिशियल, ऐसे करके तो होगा। समझ में आया? सिग्मा वाला में याद रखिएगा कि जो प्लस में पढ़े उसका क्या कर दीजिएगा? माइनस में कर दीजिएगा। और ये वाला इस कंडीशन में लागू है, ये वाला फॉर्मूला। बोलो यार। और बहुत सारा चीज बताया जा सकता है। यहां पर देता सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1, तो 2 वाला यहाँ आ जाता है, 1 वाला वहां चल जाता है। वो सब तुमको नहीं पूछेगा, छोड़ दो अभी तत्काल। अभी तत्काल आर वाला रो वाला तुमको याद रहना चाहिए। और सिग्मा वाला में पूछेगा भी तो हम जानते हैं कि यही वाला आपने पूछेगा लेवल 1 में, यही वाला से पूछेगा तो खाली यहाँ प्लस के जगह पर क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। समझ में आया? अगर जो सिग्मा वाला में इससे पूछेगा तो यहां पर खाली प्लस के जगह पर माइनस नहीं होगा, उसका हानि भी चलता है, ठीक है। और उसमें बहुत कंडीशन होता है, अल्फा टी है जो कि 1 से बहुत छोटा है कि नहीं, बहुत सारा नौटंकी चलता है उसमें। ये बात पहुंचा ना तक, क्या बोले कि दोबारा बोलना पड़ेगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कि रो वाला वार में यही लगाएंगे 100%। ये 100% नहीं बोल रहे, मैंने करे इसमें आर के जगह पर रो मार दीजिएगा, चल आएगा। और सिग्मा वाला अगर पूछ देगा तो ये समझ लेना कि यही वाला फॉर्मूला लिखाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और वो पूछेगा तो इसी केस में पूछेगा, दूसरा केस में आपसे नहीं पूछ सकता। दूसरा केस में पूछता अलग ढंग से डील होता है। थ्योरेटिकली समझ में आ गया। अब एग्जांपल से गुजर जाओ, काम खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ क्लियर कर देगा जो भी पढ़े हो तुम। करा 50 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस कितना है? 100 ओम। करा है कि एट व्हिच टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर विल बी 110 ओम। समझना? तो तुमको डेल्टा आर पता चल गया कि नहीं पता चल गया? कितना पता चला? 10 ओम। देखो तुमको एक के चीज कोई चीज पता चलेगा, या तो अल्फा डेल्टा टी पता चलेगा या डेल्टा आर पता चलेगा। देख लो यहाँ पर पूछ रहा है एट व्हिच टेम्परेचर, तो तुम डेल्टा टी नहीं ना जानते हो, तो डेल्टा अल्फा डेल्टा टी यहाँ नहीं पता चल पाएगा तुमको, तो डेल्टा आर पता चल जाएगा। इसलिए 2 कंडीशन लिखा गया है यहाँ पे, या तो डेल्टा आर का डाटा तुमको पता चल रहेगा या अल्फा डेल्टा टी का, तो जो पता रहेगा उसके हिसाब से डील करोगे। तो डेल्टा आर हो गया 10 और इनिशियल वाला कितना था? 100 ओम। बताओ तो इसमें शॉर्टकट वाला लग सकता है कि नहीं लग सकता? लग सकता है, लगभग 10%। हम क्या बोल रहे हैं, 9% रहेगा तो नहीं लगाओगे तुम, 10 से कम रहेगा तो अरे यार हो देगा तो लगा देगा, सोचते 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 लगाइए देगा। तो बात हम बता रहे, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, सीधे आपको बोल दिया है कि कितना रेसिस्टेंस चाहिए। तो ये समझ में आया कि फाइनल रेसिस्टेंस इतना है, तो ये बराबर होगा इनिशियल
इंटू 1 प्लस अल्फा 10 टू द पावर -3 डेल्टा टी। तो यहाँ लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो यही वाला फाइनल है जी। तो ये समझ में आया कि यहाँ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना है 50। बोलो यार, कुछ बात यहाँ समझ लेने वाला। आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी करोगे तो डेल्टा टी हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखना, चाहे वो घटे चाहे बढ़े। ये बात समझ में आ रहा है। दूसरा कुछ मिसकंसेप्शन तुम्हारा हो सकता है क्या, कि सर ये वाला तो दिया है पर केल्विन और ये वाला आप पुट किए हैं डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में जो चेंज होगा वही वाला केल्विन में भी चेंज होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर होता है, ये नहीं बोल रहे। चेंज डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बराबर होता है जो हीट में पड़ रहा है। बोलो यार, तो ये समझ में आया कि ये वाला चेंज हम डिग्री सेल्सियस के हिसाब से लिखें तो इतना ही चेंज केल्विन में भी होगा। समझ में आया? तो ये वाला पर केल्विन था, ये केल्विन था, कट गए। एक चीज ध्यान देना जी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस होगा। ये बात समझ में आया? क्यों? तो सुनो, यहां पर देखो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो 1 डायमेंशन लेस ना है जी, तो उसके साथ जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होगा डायमेंशन लेस होगा। तो अगर ये केल्विन में है तो समझ में आया कि पर केल्विन होगा, या ये डिग्री सेल्सियस में है तो ये पर डिग्री सेल्सियस होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो कभी कभी यूनिटों पूछ देता है, अरे बोलो यार, यहां से भी देख सकते थे कि अल्फा का वैल्यू होगा dr/r/dt, तो dr का डायमेंशन और r का डायमेंशन तो सेम होगा, तो नीचे में dt का डायमेंशन मैंने t, तो पर केल्विन महस होगा। आइए समझ में आया कि यहाँ पर डाटा पुट किया गया डिग्री सेल्सियस का, यहाँ पर दिया पर केल्विन, फिर भी क्यों वैलिड हो गया? क्योंकि चेंज डिग्री सेल्सियस में होना चाहे केल्विन में एक के, तो हम सोचे डिग्री सेल्सियस से, लेकिन मान लेंगे कि अपना केल्विन है चेंज। अरे बोलो यार, तो कर जाए। अच्छा बताओ तो ये टी फाइनल क्या है, डिग्री सेल्सियस में आएगा कि केल्विन में आएगा? डिग्री सेल्सियस में आएगा भाई। ये डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस, तब ना चेंज लिए। चेंज टोटल भले केल्विन के बराबर हो गया जितना डिग्री सेल्सियस में होगा। समझ में आ रहा होगा? तो इसमें कुछ नहीं, देखो ना, तो इसको करोगे तो हो जाएगा 1.1 नहीं होगा, और इसको तुम माइनस करोगे तो हो जाएगा 0.1। बोलो यार, अरे इधर किए तो 1.1 और फिर इसमें घटाए -1 तो 0.1, और इसको करोगे तो 10 टू द -3 नीचे, तो ऊपर में हो जाएगा 10 टू द पावर 3। बोलो यार, तो ये हो गया। अब ये बचा, उसको उधर कर लो तो 50, नहीं पता चलेगा घर में अपना कर लेना। तो यहाँ से क्या हो गया देख लो, तो ये कितना हो गया 100, तो ये कितना हो गया टी फाइनल 150 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत लगा? चलो, ये ओरिजिनल में है, शॉर्टकट है, लेकिन तुम उससे भी करोगे ना ओरिजिनल से तो कितना आ जाएगा 150.23 कुछ इस टाइप से, या 149.23 इस टाइप से, वह सोच के बता दिया जा सकता है। लेकिन लाइट लो तुम ऐसे बनाओगे। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या इसमें? उस क्वेश्चन में देखो डेल्टा आर कितना दिए हुए 50 और ओरिजिनल कितना 100। ये नहीं लग रहा है कि इसका 50% है, हमको 10% तक अलाउ था। तो अब कैसे करोगे बताओ तो? R2, तो R2 तो वही हो गया जो निकालना है, ये बराबर होगा R0, जीरो वाला नहीं पता है तो वैसे लिखेंगे, इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब ये वाला तुमने लगा रहे हो जी, बोलो यार। तो अल्फा का भी डाटा पुट करते हैं, कितना है -3, और अपना वाला लगाओ 100, ये बराबर होगा R0 इंटू 1 प्लस इतना, यहाँ कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस में पुट करना है। बोलो यार, तो यहाँ पर से कर दोगे तो ये आ गया 3/2, यहाँ से हो जाएगा कितना 1 प्लस 10 टू द पावर -3 इंटू T2 बाई 1 प्लस, ये वाला करोगे तो कितना हो जाएगा 0.05, यही ना होगा जी। तो इसको इधर कर लिए तो कितना हो गया 1.05, तो ये हो जाएगा 3.15
अरे हो जाएगा। अब उसको करोगे तो होगा 2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू T2। बोलो यार, तो ये वाला इधर आ गया तो 1.15 को यहाँ लाओगे और करोगे तो 1.15 था तो इतना हो जाएगा, इतना डिग्री सेल्सियस T2। बोलो जी, अरे कुछ नहीं, यहाँ पर हुआ 1.15 तो 1.15 2T2 का नहीं समझ रहे। ओके 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 ओके, सॉरी ठीक ठीक, ये 2 उधर ना गया था जी, तो यहाँ पे 2 छूट गया है तो इसका, हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ से T2 का वैल्यू कितना आ गया, इधर हुआ ना जी, समझ रहे होंगे। तो 5.75 डिग्री सेल्सियस। तो ये समझ में आया कि ये आंसर होगा। अब समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर जो कोई उसमें गलती से ये वाला लगा देगा तो क्या आएगा देखना है, क्या लिखेगा वो, फाइनल इतना इक्वल टू इनिशियल 1 प्लस अल्फा हो गया इतना, बोलो यार, और डेल्टा टी तो लिखेगा T2 माइनस 50, यही ना लिखेगा। तो यहां से कितना आ गया 1.5, और इसमें ई करोगे तो 0.5, और इसको ऐसे करोगे तो ये समझ में आया कि कितना हो गया 500, और फिर इधर करोगे 50 तो कितना हो गया T2, बोलो यार। तो T2 का वैल्यू हो गया क्या 550 डिग्री सेल्सियस। ये भी ऑप्शन में देगा, ये समझ में आया कि ये क्या है राउंड। देख लो ये 550 575 गए ना, हो गया। और बोलो यार, क्लियर हुआ है? अब उसी ढंग का ये भी है, खाली बोल करके निकल जाएगा, हो जाएगा। इसमें देखो तो डेल्टा आर तुमको पता है क्या, तो कह रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर उतना है, तो बताओ रेसिस्टेंस इतना पर, मैंने डेल्टा आर नहीं पता चल गया तो अल्फा डेल्टा टी वाला कैलकुलेट करेंगे। बोलो यार, तो अल्फा हो गया कितना इतना, और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी करके दिखा दे रहे हैं। तो अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा हो गया 10⁻³ 0.1 से छोटा हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो भी होगा बोल देना। तो ये समझ में आया कि ओरिजिनल लगाना, ओरिजिनल लगाना तब आर नोट टार नोट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एक के बार में लिखेंगे। अरे बोलो यार, तो रेसिस्टेंस पूछ रहा है तो इसको लिख दिया R2। अब आई पहले कितना दे रहा था 100, ये R1 वाला, तो ये किसके बराबर होगा 1 प्लस अल्फा इनटू ये टेम्परेचर, तो ये हुआ ना 450 जी। अरे इस टेम्परेचर पर पूछ रहा है, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, यहाँ कितना होगा 50 होगा, इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा कि हो जाएगा 0.45, तो ये हो जाएगा 1.45, बोलो यार। और ये वाला कितना हो जाएगा 1.05, बोलो यार। आइए इसको इधर कर दिए 100, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसका जो वैल्यू हो जाएगा कर लीजिएगा, हालांकि तरीका तो बहुत सारा है, अरे कैसो करो ना, यहाँ बायनोमियल भी किया सकता है, छोड़ो खैर। तो ये हो गया 21, और ये 5 से कितना हो गया इतना हो गया, तो इसी को कर लीजिएगा आप। तो ये हो गया 1, तो 8 0, तो अप्रोक्स 4, अरे बोलो यार इंटू 100, तो कितना आ गया 140 ओम, बोलो यार। उधर से भी पकड़ा जाएगा। अब देखो तो फाइनली है 140 ओम, और इनिशियली कितना था 100, तो गैप हो गया 40 का, देखो तो बहुत कम था इनिशियल से। नहीं कैसे बच रहा है कि कम है कि नहीं, 10% जी, तो 10 से डिवाइड करके पता कर लेना। 10% कैसे कैलकुलेट तो ये पता है ना, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें। अच्छा देखो तो इसमें, देखो तो इसमें अल्फा डेल्टा टी कितना है बोलो तो, अरे बोलो यार 10 टू द पावर -4 और डेल्टा टी 400, तो ये कितना हो गया, इसको करोगे तो 0.04, क्या लग रहा है 0.1 से ज्यादा है कि कम, कम है। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे कि आर फाइनल कितना होगा, आर फाइनल माने इतना डिग्री सेल्सियस पर, यह बराबर होगा इनिशियल इनटू 1 प्लस अल्फा, बोलो यार, इनटू डेल्टा टी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसीलिए बोला कि फाइनल में तुम उसको रखना जिसको तुम निकालना है, जिसको तुमको, बोलो यार। तो ये कितना हो जाएगा फाइनल 450,
इनिशियल, हाँ तो कितना हो गया 400। ये समझ में आया। फाइनल कम भी रहेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, बोलो। तो यहाँ कितना हो गया देखो, ये वाला होगा 0.04 होगा ना जी, तो ये हो गया 1.04, तो कितना हो गया 104 ओम। इधर तुमको पकड़ा गया होगा शॉर्टकट वाला, देखो ये 100 था 104 है, तो डेल्टा R4 का 100 का 100% था, 10 से डिवाइड करो 10, तो 10 से ही कम में ना है गैप जी, बोलो यार। तो लग गया, लेकिन ये नहीं कि बना के चेक करें, वो तो इसीलिए हम 2 को तुमको लिख दिए, ये समझ में आ रहा। ये 2 लिखने का मकसद ही यही है क्या, कि जो डाटा देगा उसी से चेक कर लेना, ये नहीं कि बना के दोबारा चेक करोगे, वो हम केवल ऐसे ही बताए थे। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा, बोलो यार क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो पूरा क्लियर हो गया। ये सब तो क्वेश्चन आते रहता है जी, और ये वाला केवल यहाँ के लिए नहीं है, बताया ना कि कहाँ के लिए, जब इलोंगेशन वगैरह, सॉरी इलोंगेशन नहीं, हीट करिएगा तो लेंथ एरिया का बढ़ना घटना, तो उसमें ये सब नहीं लगता है, तो वहां पर जनरली अल्फा डेल्टा टी बहुत कम होबे करता 1 से, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यही वाला लग जाता, लेकिन कंसेप्ट यही है। अरे बोलो यार, तो आई होप क्लियर हो गया होगा टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला, कोई दिक्कत लग रहा है। और अगर कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का पूछेगा तो एकदम यही फॉर्मूला मारोगे, कंडक्टिविटी पूछेगा तो हम जानते हैं कि यही वाला होगा। एक्चुअली 100% सही नहीं है, लेकिन तुमको ये कंडीशन मैच कर जाएगा तो ये वाला लग जाएगा, तुम याद रखना। बोलो यार, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है।